Good morning, student. How are you? I hope you will fine. Let us start new topic of force, that is first laws of motion. तो आज हम फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। गैलीलियो ऑब्जर्वेशन क्या थी, उन्होंने कुछ कंसेप्ट दिया था फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन के बारे में। उन्होंने कहा था ही ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि किसी ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन से गिराते हैं, दूसरे इंक्लाइन प्लेन पे सेम हाइट पर ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर जाती है। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने लिया एक मार्बल जो रोल डाउन किया गया है इंक्लाइन प्लेन में, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज। तो कंटिन्यूस इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी और इस तरह से यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। जब इंक्लाइंड प्लेन के नीचे आ रही है, जब इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जितना हाइट यहाँ पे इस मार्बल का था उतनी ही हाइट इस ऑब्जेक्ट का भी था। तो गैलीलियो साहब ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया, व्हेन ए मार्बल इज़ रोल डाउन फ्रॉम द लेफ़्ट साइड से जब कोई मार्बल गिर रही है, छोड़ा गया यहाँ पे, इस मार्बल को रख के यहाँ छोड़ा गया, इट विल गो अप द ऑन द अपोजिट साइड अप टू सेम हाइट। तो ये जो गया वो सेम हाइट तक डिस्टेंस कवर किया। एट विच ड्रॉप डाउन इफ़ द इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन इज इक्वल, अगर इंक्लाइनेशन प्लेन दोनों इक्वल है द मार्बल वुड ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस वाइल क्लाइंबिंग अप ए ट्रेवल वाइल रोलिंग डाउन। जब भी इनकी इंक्लाइनेशन एक जैसी होगी, मतलब ये जो एंगल यहाँ सस्टेन कर रही है वो एंगल एक जैसी होगी, तो हाइट जो मार्बल की होगी, जितनी हाइट पे रखी गई है इस मार्बल को उतनी हाइट यहाँ पे अटेंड करेगी, जबकि दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, इंक्लाइनेशन एंगल सेम होनी चाहिए, उनका ये कहना था। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये चीज़ को देखा। द मार्बल वुड ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस वाइल क्लाइंबिंग अप ए ट्रेवल वाइल रोलिंग डाउन। नेक्स्ट, इफ़ डिक्रीज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ ए राइट प्लेन, अगर राइट प्लेन का इंक्लाइनेशन डिक्रीज किया जाए, द मार्बल वुड ट्रेवल फर्दर अंटिल इट रीचेज इट्स ओरिजिनल हाइट, फिर वो ओरिजिनल हाइट अटेंड कर लेता है। इफ़ द राइट साइड प्लेन इज मेड फ्लैट, अगर राइट साइड हमारा फ्लैट बनता है, मार्बल वुड ट्रेवल फॉर एवर टू अचीव द सेम हाइट। तो यहाँ पे भी देखा गया कि अगर कंडीशन हम रखें कि राइट साइड ऑफ ए प्लेन मेड फ्लैट अगर हम बना देते हैं, राइट साइड, ये आपका राइट साइड है, ये हमारा लेफ़्ट साइड है, और इसको फ्लैट बना देते हैं, मार्बल ट्रेवल फॉर एवर टू अचीव सेम हाइट, उस समय भी हाइट वो दोनों का सेम अटेंड करेगा। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों का हाइट क्या है, सेम है। वी नीड एन अनबैलेंस फोर्स टू चेंज द मोशन ऑफ द marble, but no force is required when the marble is moving uniformly. In other words, object move at a constant speed if no force act upon them. यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये बताया कि when a need a unbalanced force to change the motion of the marble, हमें हमेशा अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत पड़ती है जब हम मोशन में लाना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, इस ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं लग रही है, फिर भी इसमें मूविंग हो रही है और ये यूनिफॉर्मली मूव करती है। इन अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट मूव एट कांस्टेंट स्पीड इफ़ नो फोर्स एक्ट अपॉन। इससे ये समझ में आता है कि अगर आपका बॉडी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से तो हमको कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है, गैलीलियो इंटरफेरेंस का ये कंसेप्ट था। तो बेस्ड ऑन गैलीलियो आइडियाज़ न्यूटन पर प्रेजेंटेड द 3 लॉज ऑफ मोशन। गैलीलियो के आइडिया के बिहाफ पर न्यूटन साहब ने 3 लॉज को इंट्रोड्यूस करवाया, समझाया कि पहला लॉज क्या था, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन क्या था, कि वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली ऑन ए स्ट्रेट पाथ और एट रेस्ट, इट स्टेट वुड नॉट चेंज until and unless external force applied on it। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ उन्होंने कंसेप्ट बताया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट नहीं करते तब उसकी पोजीशन और उसका, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट
नहीं रहना चाहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा जब तक अनलेस और अनटिल हम कोई उस पर फोर्स एग्जर्ट नहीं करते हैं तब। Hence we can say that object oppose change in their state of motion or rest. This tendency of object to remain state of rest to keep moving uniformly is called inertia. अब इस प्रॉपर्टीज़ को कि अगर वो बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में तो मोशन में रहना चाहता है, ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्या होती है? ये इनर्शिया एक हिडन प्रॉपर्टीज़ होती है मास की, जिसमें मास जो है अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है और अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। तो ये मास की प्रॉपर्टीज़ होती है इनर्शिया, जिसको हिडन प्रॉपर्टीज़ हम कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इनर्शिया क्या है। अब कुछ सवाल हैं जो आपसे पूछा जा सकता है कि इनर्शिया का कुछ एग्जांपल इस तरह से क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि अगर पेड़ से पत्ते टूट रहे हैं तो किसके वजह से? तो आपको पता है कि पेड़ से पत्ते टूट रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, लेकिन जो पत्ता है वो ड्यू टू इनर्शिया अपने आप को रेस्ट में पाना चाहता है। जब हम एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाते हैं बाहर से तभी पत्ते टूटते हैं। तो वहाँ पे जो आपका लॉ है वो फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन की वजह से और इनर्शिया की जो कंसेप्ट है उस पर डिपेंड करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए पत्ते का टूटना पेड़ से, अगर ब्लैंकेट में हम किसी चीज़ से स्ट्राइक करते हैं और उसके डस्ट पार्टिकल उठता है, ये भी एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हो, लेकिन डस्ट पार्टिकल इनिशियली केस में और रेस्ट में रहना चाह रही थी, लेकिन हमने एक्सटर्नल फोर्स दिया तो वो डस्ट पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दी। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया। और इनर्शिया क्या होती है? एक हिडन प्रॉपर्टी है। जर्क आपको लगती है बस वगैरह में, वो भी आपका ड्यू टू इनर्शिया की वजह से है। तो फर्स्ट लॉ जो है वो डिपेंड करती है इनर्शिया पे, और इनर्शिया क्या होता है? हिडन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मास होती है। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट कि इनर्शिया एक्चुअल में है क्या। अब इनर्शिया एंड मास की कुछ बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिपेंड अपॉन इट्स मास। इनर्शिया डिपेंड करती है मास पे। लाइटर ऑब्जेक्ट हैव ए लेस इनर्शिया। जो लाइटर ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी इनर्शिया कम होती है, जबकि हैवियर की इनर्शिया सबसे ज़्यादा होती है। हैवियर ऑब्जेक्ट की इनर्शिया सबसे ज़्यादा होती है। दे कैन ईजिली चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन। ये आसानी से स्टेट और रेस्ट ऑफ मोशन, अगर हम लाइटर इनर्शिया की बात करें तो स्टेट और रेस्ट दोनों आसानी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन हैवियर ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता। हैवियर ऑब्जेक्ट हैव ए लार्जर इनर्शिया, देयरफॉर दे स्लो मोर रेसिस्टेंस। इसकी रेसिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा होती है, ये आसानी से मूव नहीं करती है। जैसे एग्जांपल में समझेंगे कि किसी एक पर्सन को, दो पर्सन है, एग्जांपल लेते हैं, एक 50 kg का पर्सन है, दूसरा 100 kg का पर्सन है, तो इनर्शिया सबसे ज़्यादा 100 kg में लगेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर हम दोनों में सेम लगाएंगे तो ज़्यादा अफेक्टेड जो आपका होगा वो होगा लाइटर ऑब्जेक्ट, ना कि हैवियर ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा बेसिक कंसेप्ट। हैंस मास इज कॉल्ड एज ए मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और मास हम किसको कहते हैं? मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं मास। जब भी हम मेजर करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, जिसको हम इनर्शिया कहते हैं। कंसिडर द इमेज गिवन बिलो। इट इज़ ईजियर फॉर ए पर्सन टू पुश द bucket that empty rather than one of that filled with a sand. This is because of mass of empty bucket is less than that of bucket filled with sand. अब यहाँ पे देखिए दो सैंड दे रखा है, दो बकेट दे रखा है। एक बकेट आपका एम्प्टी है और एक बकेट आपका सैंड से भरा पड़ा है। अगर हम बात करें तो सैंड वाले की मास ज़्यादा होगी, ये सैंड वाले की मास ज़्यादा होगी, जबकि इसकी जो एम्प्टी बकेट है उसकी मास कम होगी। तो स्वाभाविक सी बात है इनर्शिया सबसे ज़्यादा, जिसमें सैंड भरी हुई बकेट उसमें सबसे ज़्यादा होगी, कंपैरेटिवली बकेट जो आपकी एम्प्टी है उसकी इनर्शिया कम होगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इनर्शिया का क्या बेसिक कंसेप्ट है। अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉज ऑफ मोशन का। द इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन इट्स मास एंड वेलोसिटी। जो इम्पैक्ट होता है मूविंग ऑब्जेक्ट का वो डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पे। फॉर एग्जाम्पल ए स्मॉलर बुलेट फायर्ड एट ए हाई वेलोसिटी कैन किल ए पर्सन। एक बुलेट जो फायर होता है, गन से निकलती है जो बुलेट, और उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसमें कहीं ना कहीं मोमेंटम ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, जिससे पर्सन किल हो जाता है। पर्सन को लगने के बाद, गोली लगने के बाद वो मारा जाता है। जबकि हम मोमेंटम का कंसेप्ट जाने तो वो होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी कॉल्ड एज ए मोमेंटम। अगर मोमेंटम का जो फॉर्मूला बना P = मास इंटू
वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट है उसको मोमेंटम कहते हैं। अच्छा, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, इसलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। डिनोटेड हम इसको पी से करते हैं। इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट हो जाएगी केजी मीटर पर सेकेंड। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मोमेंटम क्या है। सेकेंड लॉज ऑफ मोशन चेंज इन मोमेंटम पे डिपेंड करेगी कि आपका किस तरह से हो रहा है, और वो मास और वेलोसिटी पे कहीं ना कहीं डिपेंड करेंगे। अगर हम एसआई यूनिट हैं तो केजी मीटर पर सेकेंड होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला आपका मास इंटू वेलोसिटी बनता है, वेयर m इज़ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड v इज़ द वेलोसिटी ऑब्जेक्ट। मोमेंटम ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अगर रुकी हुई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो हम चलते हैं कि मोमेंटम उसका क्या होगा। तो लेट मास ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हम m मानते हैं, लेट वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट v और v इक्वल्स टू 0 होगा। देन नेट मोमेंटम हमारा क्या होगा, 0, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। मास इंटू वेलोसिटी हमारा 0 है, तो मास कुछ भी हो, अगर वेलोसिटी 0 है तो नेट मोमेंटम वहाँ पे 0 होगी। तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है तो मोमेंटम 0 कंसीडर होगी।